स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल लाइटनिंग से तुरंत मार डालो। रेत की अनथीन चीखें टीम के कानों में गूंज रही थीं। बीच बीच में जानवरों जैसी चीखें भी आती थी जिससे उनके दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। वे अवचेतन रूप से तनावग्रस्त हो गए। न केवल वे उपकरण द्वारा आकर्षित किए गए उत्तेजित डीमन प्राणियों के खिलाफ थे, बल्कि एक मौका था कि उन्हें डीमन टिड्डों का भी सामना करना पड़ता। वे भारी दबाव के कारण ठीक से सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे आ रहे हैं, कम से कम 200 है। वे खुले रास्ते से आ रहे हैं, समीर ने चेतावनी दी। वे क्या है? स्माइलर ने पूछा। कवच बिच्छू तेंदुए। आसपास कोई मांद होनी चाहिए। कवच बिच्छू तेंदुए का पूरा मांद आ रहा है, समीर ने चिल्ला कर कहा। उन जीवों से निपटना काफी मुश्किल है। उनके शरीर कवच से ढके होते हैं और उनकी पूंछ सामान्य सांपों और बिच्छुओं की तुलना में अधिक घातक है और शक्तिशाली होती है। वे अर्थ एलिमेंट के भी है। वे रेत और चट्टानों को नियंत्रित कर सकते हैं और उनकी ताकत अधिकांश जीवों से बढ़कर है, अमन ने कहा। कवच बिच्छू तेंदुए एक सर्वगुण संपन्न प्रजाति थे। उनकी कोई स्पष्ट कमजोरी नहीं थी। इस तरह के डीमन जीव आमतौर पर मैजिशियनों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाते थे। एक बार जब वे टीम के फॉर्मेशन को तोड़ देते तो टीम में हर कोई खतरे में पड़ जाता। नेता, यह सही नहीं लग रहा है, विंड एलिमेंट वाला एक हंटर गंभीर स्वर में बोला। क्या डीमन प्राणी आपकी दिशा से भी हारे हैं? अमन ने पूछा। फिलहाल तो नहीं, लेकिन मैंने पास में ही एक बहुत बड़ा अड्डा देखा है। मेरा मानना है कि जब ऊर्जा की लहरें दूर तक फैलेंगी तो पूरा अड्डा दिखाई देगा। हम उनके सामने टिक नहीं पाएंगे, हंटर ने कहा। कितने? अमन ने पूछा। कम से कम 1000 है कैप्टन। वे अभी तक आगे नहीं बढ़े है ना? अमन ने पूछा। हाँ, लेकिन वे बेचैन होने लगे हैं। हार्दिक, मैं तुम्हें यहाँ का प्रभारी बना रहा हूँ। मैं बड़ी मान के डीमन जीवों को रोकने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। 1000 कवच बिच्छू तेंदुए शायद हम पर अटैक कर देंगे। हम उन्हें यहाँ आकर्षित करने का जोखिम नहीं उठा सकते, अमन ने कहा। कैप्टन, अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो हम अपनी जमीन पर कैसे टिके रह सकते हैं? हमारे पास ज्यादा ऊर्जा नहीं बची है, सिचोंग ने विरोध किया। अमन ने और समय बर्बाद नहीं किया। अगर दूसरे अड्डे के डीमन जीव भी आ गए तो पूरी टीम के बचने की कोई संभावना नहीं थी। उसे उन्हें हर कीमत पर रोकना था। अमन एक सुपर मैजिशियन था। उसे डीमन प्राणियों के अड्डे को दूर भगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि अमन के चले जाने के बाद टीम को तुरंत बेचैनी महसूस हुई। पहले अड्डे के प्राणियों से बचना मुश्किल होने वाला था। कुल चीखने चिल्लाने की आवाज के बाद कुछ जीव जिनके शरीर नीले रंग की रोशनी से चमक रहे थे पहाड़ियों के बीच खुले स्थान में दिखाई दिए। वे टीम की ओर तेजी से नहीं दौड़ रहे थे, बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इंसानों को देखकर जीवों ने कुछ दहाड़े लगाई। वे अपने साथियों को बुला रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि उन्हें कुछ स्वादिष्ट भोजन मिला है। कुछ ही समय बाद तेंदुए जैसे दिखने वाले और भी जीव खुले स्थान पर और पहाड़ियों के ऊपर दिखाई दिए। वे पूरी तरह से कवच से ढके हुए थे। उनकी पीठ पर नुकीले कांटे थे। भूखे जीवों ने लालच से अपने शिकार पर नजरें गड़ा दी। उनकी दुम लंबी थी, एक दूसरे से जुड़े हुए स्टील के छल्लों से बने चाबुक की तरह। उनकी दुम के सिरे पर आधा मीटर लंबा डंक था जो किसी धारदार ब्लेड की तरह मुड़ा हुआ था। क्या इनकी संख्या कुछ ज्यादा नहीं है? नक्श ने अचानक कहा जब उसने दूर से और अधिक डीमन प्राणियों को आते देखा। हार्दिक ने आदेश दिया, जिनमें ऊर्जा नहीं है वे पीछे हट जाए और अपनी सुरक्षा करें। मनीष, अब सब कुछ तुम्हारे पर है, टीम में से किसी ने कहा। टीम में सिर्फ आदर्श, मनीष और बाव की ही पूरी ऊर्जा थी। वे टीम के सामने खड़े हो गए। उन्हें घाटी के प्रवेश द्वार की रक्षा करनी थी। वे तेंदुओं को बिच्छू तेंदुओं को टीम के बेहद करीब आने नहीं दे सकते थे। उनके अधिकांश सदस्य ऊर्जा की कमी से जूझ रहे थे। एक बार जब वे अपनी फॉर्मेशन खो देते तो बहुत सारे लोग हताहत होते। बाओ, पहाड़ियों पर रहने वालों का ख्याल रखो। जुआंग और मैं प्रवेश द्वार पर नजर रखेंगे। जहां पर तक तुम्हारा सवाल है, बेहतर होगा कि तुम टीम के पीछे रहो। मैं नहीं चाहता कि लीडर हम
पर तुम्हारा ख्याल ना रखने का दोष रखे। आदर्श के कुछ कहने से पहले ही मनीष और झुआंग कुछ कदम आगे बढ़ गए। मनीष का फर्स्ट एलिमेंट फायर था। आमतौर पर लड़ाकू का फर्स्ट एलिमेंट फायर या लाइटनिंग होता है। उसने अपनी दोनों बाहें छाती के सामने मोड़ ली। धीरे धीरे हरे रंग की आग उठी और धीरे धीरे आगे बड़े बड़े आग के गोलों में बट गई। ऐसा लग रहा था जैसे हरे रंग के आग के गोले अपने दुश्मनों पर लॉक करने में सक्षम थे। उन्होंने मनीष के निर्देश की आवश्यकता के बिना स्वायत्त रूप से पास के कवच बिच्छू तेंदुओं को निशाना बनाया। टोनी, जिसका नाम झुआंग भी है सरनेम, टोनी एक कर्स मैजिशियन था। वह पहले से ही अपने आसपास कर्स एलिमेंट का उपयोग करके जाल बिछा रहा था। लाल मकड़ी के जाले ने जल्द ही घाटी के प्रवेश द्वार को ढक लिया। रास्ते में आगे चल रहे कुछ कवच बिच्छू तेंदुए जाल में फंस गए और एक पल में मर गए। जाल से निकाले गए डीमन जीवों की आत्माएं टोनी के हाथ में एक हार द्वारा एकत्रित कुछ ऊर्जा में परिवर्तित होगी जो प्रार्थना की माला की तरह थी। टोनी के उग्र चीखने के बाद ऊर्जा पूरे स्थान पर फैल गई, जिससे डीमन जीवों के दिलों में डर बैठ गया। धुंध के उनके ऊपर गिरने पर वे भाग गए। आदर्श ने आश्चर्य से शाप देने वाले मैजिशियन को देखा। पता चला कि वह आदमी टीम का सबसे ताकतवर मैजिशियन था, नेता अमन के अलावा। वह आदमी यात्रा के दौरान काफी शांत था, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि काटने वाले शिकारी कुत्ते शायद ही कभी भौंकते हैं। उफ, परिस्थितियों के हिसाब से यह तुलना वास्तव में उचित नहीं थी। मनीष के आग के गोले ने जल्द ही कुछ योगदान दिया। आग की लपटों ने 2 कवच बिच्छू तेंदुओं को जलाकर मार डाला, जबकि आग की एक दीवार बनाकर डेमन प्राणियों को करीब आने से रोक दिया। कवच बिच्छू तेंदुओं की अग्रिम मोर्चे पर भेजा गया। जब उन्हें एहसास हुआ कि मनुष्य आसान शिकार नहीं है, वे आकाश में दहाड़ने लगे। डीमन प्राणियों की दहाड़ पहाड़ियों के पार गूंज रही थी। टीम ने दूर से और भी चीखें सुनी, क्योंकि जमीन जोर से हिलने लगी थी। एक और मांद आ रही है। समीर, जो हवा से देख रहा था, ने टीम को चेतावनी दी। हम उनमें से हर एक को मार देंगे। इन बिच्छू तेंदुओं के पास बस इतना ही है, मनीष ने घोषणा की। मनीष ने एडवांस मैजिक डालने से पहले ही डीमन प्राणियों को मार डाला था, जिसका अर्थ था कि वे प्राणी उतने शक्तिशाली नहीं थे जितना उन्होंने शुरू में सोचा था। यह संभव था कि उनके पास जो जानकारी थी वह सही नहीं थी। जल्द ही टीम के सामने और भी बिच्छू तेंदुए दिखाई दिए। आदर्श ने तुरंत देखा कि ये डीमन जीव पहले दिखाई देने वाले जीवों से अलग थे। न केवल उनका कवच अधिक खतरनाक था, बल्कि उनमें से प्रत्येक की 3 पूंछें भी थी। 3 पूंछ वाले कवच बिच्छू तेंदुओं में से एक ने मनीष पर नजरें गड़ा दी। चालाक प्राणी ने उस समय हमला किया जब मनीष कवच बिच्छू तेंदुओं के झुंड पर अटैक करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वह आदमी तब आश्चर्यचकित रह गया जब एक तेज हरी रोशनी उसकी दिशा में चमकी। सौभाग्य से मनीष एक अनुभवी हंटर था। उसने तुरंत अपने सेकेंड एलिमेंट का उपयोग करके अपने सामने एक वाटर शील्ड को बुलाया। वाटर बैरियर की रक्षा बहुत प्रभावशाली नहीं थी। मनीष को फिर भी 10 मीटर दूर तक उड़ा दिया गया। वह जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और 3 पूंछ वाले कवच बिच्छू तेंदुए को घूरने लगा। बेवकूफ, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मनीष चिल्लाया। उसने अपने हाथों में आग की 2 टोटियां उठाई और उन्हें आसमान में फेंक दिया। आग की लपटें आग की बारिश में बदल गई और तेजी से पूरे इलाके में बरसने लगी। इसने तुरंत ही पूरे इलाके को आग के सागर में बदल दिया। 3 पूंछ वाले कवच बिच्छू तेंदुए के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। आग की लपटों में उसका कवच टूटने लगा। इतना कमजोर, मनीष ने व्यंग्य किया। 3 पूंछ वाला कवच बिच्छू तेंदुआ जल्द ही जमीन पर झुलसी हुई लाश में बदल गया। मनीष ने टीम की ओर मुड़कर कहा, मैंने उनके कैप्टन को मार गिराया है। हमें बाकी को साफ करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कौन कैप्टन? रेणु ने कहा। मनीष, सावधान, हार्दिक चिल्लाया। मनीष चौंक गया। उसने जल्दी से पलटकर देखा और देखा कि 10 से ज्यादा आर्मर स्कॉर्पियन तेंदुए 3 पूंछों के साथ उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उनकी पूंछें बेतहाशा हिल रही थी, एक दूसरे से टकराने पर तेज आवाजें निकाल रही थी। उन सभी की 3 पूंछें थी।
कवच बिच्छू तेंदुए पहले वाले की तुलना में बेहद अधिक शक्तिशाली लग रहे थे, खासकर इस बात से कि कैसे जीव अपनी पूंछ को अपनी इच्छा अनुसार हिला सकते थे। जीव द्वारा किए गए हर अटैक के बाद पूंछ अपने दुश्मन पर तेजी से वार करती थी। पूंछ इतनी तेज थी कि उन्हें स्पष्ट रूप से देखना बेहद मुश्किल था, उन्हें चकवा देना तो दूर की बात है। मनीष के चेहरे पर एक खालीपन था। क्या यह हो सकता है कि ये जीव असली कवच बिच्छू तेंदुए थे? इससे पहले जिन लोगों को उसने इतनी आसानी से मार डाला था वे उनके ही बच्चे थे। मनीष को सिर्फ एक कवच बिच्छू तेंदुए को मारने के लिए एक एडवांस पिल का उपयोग करना पड़ा, जिसके पास 3 पूंछ थी। वो अकेले उन 15 को कैसे संभाल सकता था? बाओ ऊंची जगह पर था, अचानक चिल्लाया, हेल्प हेल्प। मनीष पहले से ही मुश्किल में था, उसके पास बाओ की देखभाल करने का समय नहीं था। टॉनी ने जब बाओ को अकेले ही 3 आर्मर स्कॉर्पियन तेंदुए से लड़ते देखा तो उसकी भौहें तनकी। बहुत जल्दी से बाओ की ओर बढ़ा और उसे की मदद करने लगा। अचानक आसमान से एक ब्लैक लाइटनिंग गिरी और टोनी पर घात लगाने की कोशिश कर रहे एक कवच बिच्छू तेंदुए पर गिर पड़ी। 3 पूंछ वाला कवच बिच्छू तेंदुआ तुरंत मर गया। उसका कवच और मांस इतना क्षत विक्षत हो गया था कि उसे पहचानना नहीं जा सकता था। टोनी अपनी जगह पर रुक गया। वह बाओ की मदद करने के लिए इतना उत्सुक था कि वह अपने पीछे रेत के टीले में छिपे चालाक प्राणी से पूरी तरह अनजान था। हालांकि वह वास्तव में आश्चर्यचकित था कि लाइटनिंग के बोल्ट ने कवच बिच्छू तेंदुए को तुरंत मार डाला था। टोनी को उसी प्राणी को मारने के लिए एक एडवांस पिल का उपयोग करना पड़ा। थैंक यू, टोनी ने आदर्श से कहा। आदर्श ने कहा, आप और बाओ पहाड़ियों की रक्षा करेंगे, प्रवेश द्वार मेरे लिए छोड़ दो। कोई समस्या नहीं, टोनी ने सिर हिलाया। उसके विचार अभी भी लाइटनिंग के बोल्ट पर ही केंद्रित थे। क्या वह थंडर बोल्ट सच होने के लिए थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली नहीं था? उसे ऐसा क्यों लगा कि वह लगभग एक एडवांस पिल जितना शक्तिशाली था? स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, टीम की मारक क्षमता वाला आदमी। आदर्श प्रवेश द्वार तक गया और उसने देखा कि 40 से ज्यादा कवच बिच्छू तेंदुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कुछ हार्दिक के पीछे थे और कुछ पीछे की टीम पर अटैक कर रहे थे। मनीष पर कब्जा किया जा रहा है, हार्दिक ने कहा। सिचोंग ने कहा, हमें अब पीछे हटना होगा, हमें अपनी फॉर्मेशन बनाए रखनी होगी। चिंता मत करो, बस अपनी जगह पर डटे रहो और अपना बचाव करने पर ध्यान दो, बाकी सब आदर्श पर छोड़ दो, रैरू ने कहा। क्या तुम मजाक कर रही हो? कम से कम 50 कवच बिच्छू तेंदुए हमारी ओर आ रहे हैं, यहां तक कि मनीष और टोनी भी उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हुए। वो अकेले डीमन प्राणियों को कैसे रोक सकता है? हार्दिक ने आधे से चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही हार्दिक ने अपनी बात पूरी की, उसने रेत के टीले पर एक तूफानी बादल को देखा जो बेहद तेज गड़गड़ाहट के साथ ऊपर आया। एक चौंकाने वाला लाइटनिंग क्लॉ नीचे गिरा जिसने एक पल में 10 से ज्यादा कवच बिच्छू तेंदुओं को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उनका खून हवा में बिखर गया। हार्दिक, सिचोंग और टीम के अन्य हंटरों की आंखें चौड़ी होंगी, उनके चेहरे आश्चर्य से भर के। डार्क लाइटनिंग क्लॉ बेहद शक्तिशाली लाइटनिंग के बोल्ट से बना था। इसने कवच बिच्छू तेंदुओं को एक पल में मार डाला था। हवा में जलने की गंध फैल गई। मनीष ने अनजाने में पलटकर आदर्श को आश्चर्य से देखा। क्या वह वही था जिसने लाइटनिंग क्लॉ को बुलाया था? क्या उसने सचमुच एक ही चाल में इतने सारे कवच बिच्छू तेंदुओं को मार डाला? हे भगवान, क्या वह इंसान भी है? सिचोंग ने आश्चर्य से कहा। मनीष और टोनी को सिर्फ एक कवच बिच्छू तेंदुओं को मारने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आदर्श ने सिर्फ एक ही मैजिक से उनमें से बेहद को मार डाला था। उसकी लाइटनिंग से मारे गए बिच्छुओं के पास कोई मौका नहीं था। उनकी ताकत में अंतर को शब्दों में बयां करने की जरूरत नहीं थी। लाइटनिंग तानाशाह डोमेन। आदर्श ने और समय बर्बाद नहीं किया जब उसने देखा कि बाकी एक्वामेरिन कवच बिच्छू तेंदुओं ने उसे घेर लिया है तो उसने तुरंत अपना डोमेन स्थापित कर लिया। उसके क्षेत्र में लाइटनिंग का मैजिक भरपूर था, जिससे आदर्श को अपने लाइटनिंग के मैजिक को और भी तेजी से करने में मदद मिली। जब कवच बिच्छू तेंदुए उसके चारों ओर साहसपूर्वक इकट्ठा हुए तो आदर्श ने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। अनगिनत लाइटनिंग के अटैक नीचे गिरे और पूरे क्षेत्र में फैल गए।
बेतहाशा लाइटनिंग नाच रही थी। हर बार जब लाइटनिंग जमीन पर गिरती थी तो वो अलग अलग लाइटनिंग के स्ट्राइक्स में विभाजित हो जाती थी। लाइटनिंग की जंजीरें एक दूसरे के ऊपर चढ़कर रेत और टीलों पर तेजी से फैलते हुए एक शक्तिशाली लाइटनिंग का जाल बनाती थी। फिफ्थ लेवल का थंडरबोल्ट ऐसी स्थिति में पूरी तरह कारगर साबित हुआ। आदर्श ने अपनी लाइटनिंग से कवच बिच्छू तेंदुओं को जबरन रोका। लाइटनिंग की स्ट्राइक्स कवच बिच्छू तेंदुओं के बीच चाबुक की तरह आगे पीछे हो रही थी। एक बहुत बड़े धमाके के साथ आदर्श के ऊपर आसमान से सैकड़ों येलो लाइटनिंग की चमक तेजी से गिरी और कवच बिच्छू तेंदुओं पर गिर पड़ी, जिन पर निशान लग रहे थे। लाइटनिंग गिरने की पहली लहर के बाद कवच बिच्छू तेंदुए बुरी तरह से घायल हो गए और बिखरी हुई राख में बदल गए। एक भी लाश नहीं बची। गोल्डन बैटल हंटर्स के लोगों ने अपनी आंखें और मुंह खोलकर देखा। कुछ ही देर पहले उनकी टीम को डीमन प्राणियों द्वारा घेर लिए जाने का खतरा था, लेकिन लाइटनिंग के शानदार प्रदर्शन के बाद एक भी डीमन प्राणी नहीं बचा। मनीष, टोनी और बाव अकेले ही 30 कवच बिच्छू तेंदुओं को संभालने के लिए संघर्ष कर रहे थे। फिर भी इस युवक ने अपनी लाइटिंग से अकेले ही 50 से ज्यादा कवच बिच्छू तेंदुओं को मार गिराया था। क्या वह एक राक्षस था? मनीष, टोनी और बाव पहाड़ियों पर खड़े होकर डीमन प्राणियों को अपनी परिधि से बाहर निकलने से रोक रहे थे। इस बीच बाकी लोग अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनकी आंखें अभी भी आदर्श पर टिकी हुई थी। आदर्श प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसने अभी तक अपने अन्य एलिमेंटों का उपयोग नहीं किया था और उसने शायद ही कभी एडवांस स्पेल का उपयोग किया हो। चारों ओर बेतहाशा चमकती लाइटनिंग कवच बिच्छू तेंदुओं के लिए बेहद ज्यादा थी, तब भी जब वे पूरी तरह से कवच में ढके हुए थे। आदर्श के लाइटनिंग टायरेंट के सामने उनके पास जीवित रहने का कोई मौका नहीं था। जल्द ही आदर्श ने कवच बिच्छू तेंदुओं की पूरी छलांग को मिटा दिया था। मनीष अभी भी लड़ाई के बीच में था, फिर भी उसने जितने डीमन जीवों को मारा था वो आदर्श की तुलना में कुछ भी नहीं था। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो आसानी से उन सभी का सामना अकेले ही कर सकता है। तो यह है वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट का चैंपियन कितना शक्तिशाली है। यह एक एलियन है, सीचोंग ने आश्चर्यचकित होकर कहा। यह युवक उनसे लगभग 10-20 साल छोटा था। वह बेहद ताकतवर था। उसने बिच्छू तेंदुओं को ऐसे काटा जैसे वे कोई साधारण मवेशी हो। बाकी लोगों को आखिरकार समझ में आ गया कि समीर, स्मायरा, रेणु और बाकी लोग उसके करीब क्यों खड़े थे। उस आदमी की मारक क्षमता एक पूरी टीम के बराबर थी। यहां वापस आओ, मैं तुम्हारी चोटों का इलाज करूंगा, सीचोंग ने कहा। मैं ठीक हूं, बाकी लोगों की जांच करो। डंक का जहर काफी घातक है, अब उनके घावों का इलाज करना जरूरी है, आदर्श ने कहा। टीम ने कवच बिच्छू तेंदुओं के दोनों मांदों को नष्ट कर दिया था। आदर्श ने उनमें से अधिकांश को मार डाला था, क्योंकि वो अपनी लाइटनिंग से पकड़े गए हर डीमन प्राणी को मारने में सक्षम था। अगर टीम ने यह नहीं देखा होता कि मनीष और अन्य कितना संघर्ष कर रहे थे, तो उन्होंने मान लिया होता कि कवच बिच्छू तेंदुए सिर्फ सर्वेंट लेवल के प्राणी थे। कितने प्रभावशाली! तुम पर एक भी खरोच नहीं है। मैंने देखा कि तुमने ज्यादातर इंटरमीडिएट स्पीलों का ही इस्तेमाल किया है, इसलिए मुझे यकीन है कि तुमने ज्यादा ऊर्जा भी खर्च नहीं की होगी, है ना? हाथी के मन में आदर्श के लिए सम्मान का एक नया लेवल था। वह पूरी तरह से प्रभावित था। इतनी कम उम्र में ही वह आदमी इतना ताकतवर था। अचानक मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई कि बड़े हंटर्स खुद को कितना ऊंचा समझते थे। हाथी को बेहद बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन मनीष की अभिव्यक्ति उतनी ही उदास थी जितनी हो सकती थी। उन्होंने खतरे को हल कर लिया होगा, लेकिन किसी तरह उसे और भी बुरा लग रहा था। जब वह कवच बिच्छू तेंदुओं से घिरा हुआ था, वह यात्रा के दौरान लगातार योगदान नहीं देने के लिए आदर्श का मजाक उड़ा रहा था। यह स्पष्ट था कि आदर्श ने यात्रा में योगदान क्यों नहीं दिया था। वह एक लड़ाकू था, उसे दिशा का ज्ञान कम था, इसलिए वह वास्तव में नेविगेशन में मदद नहीं कर सकता था। अमन टीम की कमान संभाल रहा था। समीर टोही के प्रभारी थे। मूल रूप से उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि जैसे ही उसने योगदान देना शुरू किया, बूढ़े हंटर पूरी तरह से शौक रह गए। किसी तरह उन्हें लगा कि उनके कैप्टन अमन भी इतनी जल्दी डीमन प्राणियों को मारने में सक्षम नहीं होगा। भाई आदर्श, हम वास्तव में आप लोगों को टीम में लेने वाले कैप्टन से सहमत नहीं थे, लेकिन यह पता चला कि आप में से प्रत्येक अपने क्षेत्र में एक एक्सपर्ट है। कृपया हमारी
मूर्खता के लिए हमें क्षमा करे, हार्दिक ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सच है कि इंस्टीट्यूटों के ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास ज्यादा अनुभव नहीं था। आपके लिए हमें पहले ही नकार देना उचित था, आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा। टीम का रवैया अचानक बदल जाने के बाद वह अच्छे मूड में था। क्या वह इतने समय तक सिर्फ इसलिए चुप नहीं रहा ताकि वह उन्हें इतना बड़ा झटका दे सके? सच तो यह है कि आदर्श खुद एक हंटर मास्टर था। उसकी रैंक टीम के कुछ हंटर से भी ऊंची थी। चुटकी, जिसे हंटर्स ने छोटी बच्ची समझा था, शायद टीम में सबसे ऊंची रैंक पर थी। टीम के कुछ देर आराम करने के बाद राक्षसी जीवों का एक और समूह सामने आया। हालांकि ये राक्षसी जीव कवच बिच्छू तेंदुए से कमजोर थे और उनकी संख्या भी कम थी। आदर्श ने खुशी खुशी उनके 100 रेमिनेंटों का दावा किया। इस बार बाओ और टोनी ने मदद करने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि वे डीमन प्राणियों को मारने में बेहद धीमे थे। वे बस आराम करने के लिए टीम के साथ रहे ताकि वे कमांडर लेवल के प्राणियों के लिए खुद को तैयार कर सके जिनसे वे टकरा सकते थे। मनीष अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसने अपने एडवांस पिलो का भी कुछ बार इस्तेमाल किया, फिर भी वे आदर्श के 5th लेवल के थंडरबोल्ट, लाइटनिंग चैन और उसके बाद के टायरेंट कॉल से कम प्रभावी थे। यह मनीष की गरिमा के लिए एक बेहद बड़ा झटका था। प्रत्येक लेवल के स्पिल पिछले लेवल के स्पिलों से लगभग 10 गुना अधिक शक्तिशाली थे और एलिमेंटों के आधार पर बड़े भी हो सकते थे। हालांकि मनीष तब तबाह हो गया जब उसे पता चला कि जिस आदमी को वह नीचा देखता था उसके इंटरमीडिएट स्पिल उसके एडवांस पिलो के बराबर निकले। उसे अपनी कल्टीवेशन त्यागने की इच्छा हुई। मनीष पूरी तरह से लड़ाई से थक चुका था, फिर भी आदर्श ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी पार्क में टहल रहा हो। उसने अपनी विनाशकारी लाइटनिंग से खतरे को हल कर लिया था और उसे अपने अन्य एलिमेंटों का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। क्या सब ठीक है? टीम ने अपने पीछे से अमन की आवाज सुनी। अमन टीम के साथ फिर से जुड़ गया। जब उसने अपने सदस्यों के चेहरों पर अजीब भाव देखे तो वो वास्तव में असहज महसूस कर रहा था। क्या हो सकता है कि उन्होंने फिर से किसी को खो दिया हो? कैप्टन, आप इस लड़के से कहाँ मिले? उसने अकेले ही डीमन प्राणियों का सफाया कर दिया। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। हमें लगा कि यह एक कठिन लड़ाई होगी, लेकिन हम यहाँ बैठकर धूप सेकने का आनंद ले सकते हैं, टोनी बोला। अमन को बेहद राहत मिली जब उसने पाया कि कोई गंभीर घायल नहीं हुआ है। उसने आदर्श की तरफ देखा जो बचे हुए डीमन प्राणियों को बाहर निकाल रहा था। अमन ने आदर्श को कभी एक्शन में नहीं देखा था, उसने वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में भी नहीं देखा था, लेकिन युवा की लाइटनिंग से नष्ट हुए डीमन जीवों के अवशेषों को देखकर वो आसानी से बता सकता था कि उसकी ताकत कितनी शानदार थी। पिछली बार हम शैतान नगरी के जाल में फंसते फंसते बचे थे। भाई आदर्श ने ही हमें बचाया था, अमन ने कहा। मुझे अब याद आया, क्या क्लॉक टावर मैजिक एसोसिएशन के अध्यक्ष ने हाल ही में कोई खबर नहीं सुनाई थी? मुझे मत बताना कि वो इस युवक का जिक्र कर रहे थे, हार्दिक ने अचानक कहा जब उसे कुछ याद आया। हाँ, यह वही है, अमन ने सिर हिलाया। हे भगवान, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि तुम्हें पहले से ही पता होगा। हम क्या करेंगे? हमें उन चीजों की कभी परवाह नहीं थी। हम डीमन प्राणियों को मारने में इतने बिजी थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना मजबूत है। टीम में उसके होने से हमारी यात्रा बेहद सुरक्षित हो जाएगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना युवा है। मुझे खुद पर शर्म आने लगी है। ज्यादातर लोग डीमन प्राणियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे क्योंकि उनकी ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। फिर भी आदर्श की टीम समतुल्य मारक क्षमता अविश्वसनीय थी। उन्होंने डोमेन वाले कई एडवांस मैजिशियनों को भी देखा था, फिर भी उनमें से कोई भी आदर्श जितना शक्तिशाली नहीं था। स्मायरा, क्या तुम्हारे को लगता है कि आदर्श टूर्नामेंट के दौरान की तुलना में बेहद अधिक मजबूत है? रेणु ने पूछा। स्मायरा ने सिर हिलाया। वे दोनों आदर्श की ताकत से परिचित थे, फिर भी उसने जो ताकत दिखाई थी वह एक बार फिर उनकी उम्मीदों से बढ़कर थी। मुझे यकीन है कि भगवान की मोहर के आशीर्वाद के बाद उसकी लाइटनिंग की आधार शक्ति बेहद बढ़ गई है। किसी तरह मुझे लगता है कि उसकी लाइटनिंग पहले से ही सोल ग्रेड की शक्ति से परे है, रेणु खुद में बड़बड़ाई। वास्तव में? अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।